दिन का समय था और धरती पर कहीं एक खूबसूरत भीड़-भाड़ वाले शहर में लैंग भीड़ के बीच खड़ा था, एक बक्सा लिए हुए जिसमें एक भरवां जानवर और उसका सारा सामान था। लोगों का ध्यान उस पर था। वे सोच रहे थे कि लैंग को क्या हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे दौर में उसने यूं ही अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया। कानों में बालियां पहने उस आदमी ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर नजरों से फुसफुसाने लगा। उसने बताया कि अपनी ड्यूटी में लापरवाही के कारण व्हाइट मिस्ट स्टार सेक्टर ने एक असाधारण मार्शल आर्ट जीनियस को खो दिया था। इससे कानून प्रवर्तन प्रमुख लुनोंग का गुस्सा भड़क उठा था। ये सुनकर उस योगिनी जैसे कान वाले आदमी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह सदमे में आ गया। दोस्त थोड़ा उलझन में था। समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी प्रतिभा 11वें स्तर के शिखर पर मौजूद लैंग को अपना पद गंवा सकती है। झुमके वाले आदमी ने बताया कि जाहिर है, जवाब साफ नहीं था। जब वे बातें कर रहे थे, लैंग बस अपना सिर नीचे करके तेजी से चल सकता था। लैंग ने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगीं। वह बस लैंग को मन ही मन कोस सकता था। गुस्से में लैंग ने डिब्बे को कसकर पकड़ लिया और पागलों की तरह चीखने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने ईमानदार दिखने वाला कोई व्यक्ति इतना दुष्ट हो सकता है। हालांकि उसने लापरवाही स्वीकार की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लैन चेंग पर 1% भी दोष नहीं है। उसके दोस्त का ध्यान उस पर गया, यह महसूस करते हुए कि वह पागल होने वाला है। लैंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। बाकी लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये देखते हुए कि उसका मूड हर पल बदल रहा था। वे सोच रहे थे कि क्या उसे रजोनिवृत्ति हो चुकी है, जबकि उसे अब तक रिटायर हो जाना चाहिए था। लैंग का चेहरा उदासी से भर गया और उसने आह भरी। उसने सोचा कि इसे भूल जाना ही बेहतर है। अगर उसे रिटायर होना ही है, तो हो जाए। इसके अलावा उसने बहुत समय से आराम नहीं किया था और इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पत्नी और बच्चों को उस गार्डन प्लेनेट पर छुट्टियां मनाने ले जाएगा जिसे उसने अभी अभी खरीदा था। मुस्कुराते हुए लैंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने गार्डन प्लेनेट के बारे में जो कुछ सुना था, उसके बारे में सोचा। एक ऐसी जगह जहां चाशनी के झरने, हरे प्याज के तेल से बने नूडल्स की झीलें, जमीन से उगे मेमने के कटार और ड्राफ्ट बियर के फलों से लदे पेड़ हैं। ये देखकर लोग कुछ उलझन में पड़ गए और उन्हें ये देखकर घिन आई कि वह फिर से खुश हो गया है। जब लैंग अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी उसके पीछे लुनोंग का एक होलोग्राम प्रकट हुआ। क्रोध से चमकती आंखों से उसने घोषणा की कि उसे एक आपातकालीन घोषणा करनी है। लुनोंग की आवाज सुनकर लैंग अपनी तंद्रा से बाहर आया। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। लुनोंग ने लैंग को घूरा, दांत भींचे और गुस्से से भरी निगाहों से घोषणा की कि 11वीं श्रेणी के प्रवर्तक लैंग ने अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही के कारण एक गंभीर और अक्षम्य गलती की है। इससे श्वेत धुंध क्षेत्र को भारी और अकल्पनीय क्षति हुई। परिस्थितियां गंभीर थीं और उसका अपराध अक्षम्य था, जिसके लिए उसे निम्नलिखित दंड दिया गया। उसकी कुलीन उपाधि आजीवन रद्द कर दी गई। उसके वंशजों को 3 पीढ़ियों तक कुलीन पद के लिए आवेदन करने से मना कर दिया गया। 11वीं श्रेणी के प्रवर्तक के पद से उसकी बर्खास्तगी और 3000 वर्षों तक उसकी रक्षा के लिए 8वीं श्रेणी के युद्धगृह पर निर्वासित कर दिया गया। लैंग ने पलटकर देखा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसका शरीर सदमे से कांपने लगा। कुछ ही देर बाद लैंग ने अपने सामान का डिब्बा जमीन पर गिरा दिया। बेचारा लैंग घुटनों के बल गिर पड़ा। खुद को घबराने से नहीं रोक सका। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू एक अंतहीन नदी की तरह बहने लगे। उसे पता था कि उसका अंत हो गया है। वह खो गया था 3000 साल, और वो भी सिर्फ एक इंसान को बच निकलने देने के लिए। निराशा में डूबा हुआ लैंग जमीन पर गिर पड़ा और सोचने लगा कि क्या उसकी गलती वाकई इतनी गंभीर थी।
इस बीच कहीं और कोई मार्शल फायर के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि लू शेंग था। हमारे लड़के ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जैसे ही उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं, उसके शरीर से मार्शल फायर निकलने लगा। लू शेंग ने एक जोरदार प्रहार किया जिससे पत्थर की दीवार चकनाचूर हो गई। फिर उसने अपनी पीठ मोड़ ली और चलते हुए उसने मन ही मन अपने पुरस्कारों का जायजा लिया। साधना के लिए सभी आवश्यक संसाधनों की असीमित आपूर्ति, एक मानद विस्काउंट उपाधि, लेवल 11 के हथियारों और उपकरणों का एक पूरा सेट और नवीनतम निजी अंतरिक्ष यान। लू शेंग अपनी हवेली में लौट आया, अपने सोफे पर बैठ गया और पसीना पोंछते हुए एक स्वादिष्ट शेक पीने लगा। उसने सोचा कि इस सेक्टर का लाडला होना कैसा लगता है। ये बहुत ही अच्छा था कि एक पूरे सेक्टर के सारे संसाधन सिर्फ उसके लिए समर्पित थे। लू शेंग ने सिस्टम विंडो खोली और शांत निगाहों से उसे देखने लगा, ये जानते हुए कि अगर कोई बहुत ज्यादा मांग न हो तो वह जो चाहे पा सकता है। उसकी आंखें झपकने लगीं, खुशी से झूम उठा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसे साधना के संसाधनों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने सोचा था कि जब उसने नीला ग्रह छोड़ा था तो उसका लक्ष्य कड़ी मेहनत करके पैसे बचाना और कुछ रहने योग्य ग्रह खरीदना था। हालांकि लगभग लापरवाही से अब उसके पास एक पूरा तारामंडल था। मंडल ग्रहों की एक सूची प्रदर्शित करने लगा। लू शेंग ने इसे ध्यान से और मुस्कुराते हुए देखा और ड्रैगन राष्ट्र के प्रत्येक मुख्य प्रांत को एक एक रहने योग्य ग्रह देने के लिए कई अच्छे रहने योग्य ग्रहों को चुनने का फैसला किया। लू शेंग ने एक ग्रह चुना, अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ रखा और उसकी आंखें चमकने लगीं। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने फैसला किया कि जहां तक बाकी देशों की बात है, उनके लिए एक ही ग्रह पर ठूंस देना ही काफी होगा। लू शेंग ने मिल्टन की कल्पना करना शुरू कर दिया, जो बुरी तरह डर गया था, माफी मांग रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। शांत दृष्टि से लू शेंग ने सोचा कि अब अगर वह मिल्टन को सबक सिखाना चाहता है तो उसे अब और गोलमोल बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अपने पिता के सामने खड़ा होकर उसे 2-4 जोरदार थप्पड़ मार सकता है और उसके पिता शायद तालियां भी बजाएंगे और उसे शाबाशी भी देंगे कि उसने उसे कितनी अच्छी तरह थप्पड़ मारा है। लू शेंग ने अपने हाथ सिर के पीछे रखे और सोचने लगा कि जब उसके माता पिता ये खबर सुनेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तभी कामुक पैरों वाली एक महिला उसकी ओर बढ़ने लगी। वह एक योगिनी के कान वाली महिला थी जो रिपोर्टों वाला एक फोल्डर लिए हुए थी। वह हमारे लड़के के कमरे में दाखिल हुई और एक दयालु मुस्कान के साथ उसे बताया कि उसने जिन ग्रहीय श्रेणी के जहाजों का अनुरोध किया था वे सभी अब अपनी जगह पर हैं। उसकी आवाज सुनकर लू शेंग अपनी तंद्रा से बाहर आया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हमारा लड़का खड़ा हुआ और एक शांत मुस्कान के साथ उससे उसे देखने के लिए कहा, क्योंकि वह उन जहाजों के बारे में बहुत उत्सुक था जो एक पूरे ग्रह के लोगों को आश्रय दे सकते हैं। घबराए हुए भाव के साथ उसने अपने बालों का एक गुच्छा ठीक किया, जमीन की ओर देखने लगी और उसे बताया कि कोई समस्या है। जहाज अभी रवाना नहीं हो सकते थे क्योंकि यह क्षेत्र श्वेत धुंध क्षेत्र का था और वे इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। लू शेंग ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा, उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्षेत्र श्वेत धुंध क्षेत्र का है। उसी समय हमारे लड़के का फोन बजने लगा। जब उसने फोन चालू किया तो उसने देखा कि उसकी मंगेतर स्नोई का वीडियो कॉल आ रहा था। उसने चिंतित स्वर में उससे पूछा कि क्या लू शेंग उत्सुक हो गया और उसने उससे पूछा कि क्या हुआ है। स्नोई की आंखें उदासी से भरने लगीं। उसने जमीन की ओर देखा और पता चला कि नीला ग्रह गंभीर संकट में है। लू शेंग स्तब्ध था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लू शेंग के माता पिता स्नोई के साथ थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। माँ ने चिंग शुई से पूछा कि क्या उसने छोटे शेंग से बात पूरी कर ली है,
और क्या उसने बताया है कि वह कब वापस आएगा, क्योंकि वह पहले ही कई महीनों से बाहर था। पिता, जो धूम्रपान कर रहा था, ने अपनी बाहें क्रॉस करके चुपचाप सोचने लगा। कठोर भाव से उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह नासमझी कर रही है। उसने उसे याद दिलाया कि उनका बेटा ब्रह्मांड में चला गया है और पूछा कि क्या उसे पता भी है कि वह कितना बड़ा है। ये समझाते हुए कि यह कोने के बाजार जाने जैसा नहीं है, जहां 10 मिनट का चक्कर लगता है। उसने जोर देकर कहा कि यह इतना आसान नहीं है और उसे बेकार की चिंता करना बंद कर देना चाहिए। माँ का ध्यान उस पर गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। माँ को लगा कि वह सही कह रहा है। उसने खाना बनाने जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि छोटा शेन जल्द ही वापस आ जाएगा। एक दयालु मुस्कान के साथ स्नोई ने माँ को आश्वस्त किया कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने बताया कि लू शेंग इस ब्रह्मांड में बहुत अच्छा कर रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि वह एक काउंट बन गया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। स्नोई की आंखों में शांति की चमक थी। वह पिता की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा कि वह टहलने जा रही है। मुस्कुराते हुए पिता ने सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद स्नोई हवेली से बाहर निकली और खोए हुए भाव से जमीन को देखने लगी। जब वह विचलित थी, तभी एक बैंगनी बालों वाली महिला उसके सामने प्रकट हुई, जिसने उसका ध्यान खींचा। उसकी आवाज सुनकर स्नोई ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें आश्चर्य और जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। यह महिला लिन झेंग्यू थी, जिसने अपना हाथ बढ़ाया, उसे श्रीमती कहकर अभिवादन किया। लू, और पूछा कि लू शेंग ने क्या कहा था। स्नोई ने उसे देखा और गंभीर स्वर में स्वीकार किया कि वह जल्द से जल्द वापस आएगा, और वह अन्य तरीकों से भी इस समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करेगा। लिन झेंग्यू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूसरे रास्तों से उसका क्या मतलब है। स्नोई शांत रही, और उसने जाहिर किया कि उसे पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया था। उसने बस उन्हें चिंता न करने को कहा। लिन झेंग्यू ने अफसोस जताया कि आखिरकार एक निम्न स्तरीय सभ्यता के ग्रह होने के नाते उनकी शक्ति बहुत कमजोर थी। वे केवल शोषण और उत्पीड़न के पात्र थे। उसकी आंखें उदासी और डर से चमकने लगीं। उसने बताया कि लैन चेंग नाम का पिछला गाइड काफी समझदार था, लेकिन अचानक उसकी जगह एक नए गाइड ने ले ली। हालांकि उन्होंने अभी अभी संसाधन इकट्ठा किए थे, फिर भी अब कोई उन्हें फिर से लाना चाहता था, और कोटा पिछली बार से सैकड़ों गुना ज्यादा था। उसे यकीन था कि वह बस अपनी जेबें भरने की कोशिश कर रहा था। जिज्ञासा और उलझन से भरी निगाहों से स्नोई सोच रही थी कि क्या हालात को देखते हुए वे पर्याप्त ऊन इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। लिन झेंग्यू चुपचाप सोचने लगी। फिर उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने कहा कि यह एक भेड़ से पूरे कपड़े के कारखाने के लिए पर्याप्त ऊन काटने जैसा था। ये बिल्कुल असंभव काम था। अपनी जेब से पैसे देकर भी वे आधा ऊन इकट्ठा नहीं कर सकते थे। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, इस अन्यायपूर्ण सच्चाई को स्वीकार करते हुए कि कमजोरों को धमकाया जाता है और दुबले पतले घोड़े की सवारी की जाती है। स्नोई की आंखें शांति से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास था कि जब लियू शेंग वापस आएगा, तो सब कुछ बिना किसी समस्या के सुलझ जाएगा। लिन झेंग्यू ने अपनी मुट्ठी भींच ली और स्वीकार किया कि वह इस समस्या के समाधान के लिए लियू शेंग की शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उन्हें इस हद तक धकेल दिया गया था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह नीले ग्रह पर आक्रमण करने के लिए तैयार सैकड़ों अंतरिक्ष यान की कल्पना करने लगी। उसकी आंखें डर से चमकने लगीं, ये जानते हुए कि लियू शेंग के स्वभाव को देखते हुए वह लौटने पर उस गाइड का सामना जरूर करेगा। और हालांकि एक गाइड से निपटना आसान था, उसे डर था कि अगली बार वह अपने पीछे पूरे स्टार फ्लीट के साथ आएगा। लियू शेंग की छवि उसके मन में उभर आई। वह ईमानदार थी और उसने स्वीकार किया कि लियू शेंग की मार्शल आर्ट में प्रतिभा अद्भुत थी। निस्संदेह, अगर उनकी वजह से ही सही, उसके आगे एक विशाल भविष्य था।
उसने एक शक्तिशाली शत्रु को उकसाया और इससे उसके युद्ध पथ में बाधा उत्पन्न हुई। तब नीले ग्रह के निवासी एक ऐसे अपराध के दोषी होंगे जिसका प्रायश्चित 10,000 बार मरने पर भी नहीं हो सकता। स्नोई बिना किसी रुकावट के चुपचाप सुन रही थी। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसकी आंखें उदासी से भर आईं। उसने स्वीकार किया कि वह भी ब्रह्मांड में लियू शेन की वर्तमान स्थिति का वर्णन नहीं कर पा रही थी। उसे बस इतना पता था कि वह एक काउंट है और उसने उन्हें लेने के लिए अभी अभी एक अंतरिक्ष यान खरीदा है। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यह सब किस स्तर का है। उसने अपना सिर उठाया और लियू शेन के साथ हुई वीडियो कॉल को याद करने लगी, एक दयालु और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ। लियू शेंग ने उसे आश्वासन दिया था कि उसके पास इसे हल करने की शक्ति है और उन्हें उसके लौटने का इंतजार करना चाहिए। इस बीच लियू शेंग की मुलाकात सेबस्टियन और एक्लेसिया से हुई। जब वे बातचीत कर रहे थे, सेबस्टियन बैठा एक गिलास वाइन पी रहा था। लियू शेंग उनकी ओर मुड़ा और जैसे ही उसकी आंखें शांति से चमक उठीं, उसने उन्हें लगभग पूरी स्थिति बता दी। सेबस्टियन ने शांति से अपनी वाइन का एक घूंट लिया। लियू शेन की निगाहें उस पर टिकी थीं, उसकी आंखें गंभीरता से चौड़ी हो रही थीं। अब जब उसने इस बारे में सोचा, तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। चेयरमैन अनगिनत ग्रहों के प्रभारी थे और वे उनसे इतने तुच्छ मामले को सुलझाने में व्यक्तिगत रूप से मदद मांग रहे थे। उनके लिए यह ऐसा था जैसे किसी के आंगन से मुर्गी चोरी हो गई हो और वह न्याय के लिए सीधे सम्राट के पास जाए, और सबसे बढ़कर किसी दूसरे देश के सम्राट के पास। लियू शेंग ने एक्लेसिया की ओर मुड़कर न्याय प्रमुख से पूछा कि वे इस स्थिति को कैसे सुलझा सकते हैं, ये स्वीकार करते हुए कि उन्हें नहीं पता कि और किससे संपर्क करें, और पूछा कि क्या उनके पास कोई समाधान है। हमारे लड़के की आवाज़ सुनकर वह अचानक अपनी तंद्रा से बाहर आ गई। कुछ हैरान हुई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और शांत भाव से बताया कि नीला तारा अंततः श्वेत धुंध तारा क्षेत्र के अधीन एक संसाधन ग्रह है। इसलिए यमू तारा क्षेत्र की शक्तियां सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हालांकि यह आसान था। उसे बस उसके ग्रह तारा मंडल के पास के कुछ तारा कुलीनों से संपर्क करना था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे आश्वस्त किया कि इन कुलीनों के प्रभाव से संसाधन विभाग की एक छोटी सी समस्या का समाधान करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। उसने उसे बताया कि वह तुरंत इसका प्रबंध कर देगी और जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। लियू शेंग ने उसे धन्यवाद दिया। एक्लेसिया की आंखें प्रेम से चमक रही थीं। उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। उसने उससे कहा कि यह एक छोटी सी बात है और दरअसल उसके पास भी कुछ ऐसा है जिससे उसे परेशान करना है। ये सुनकर एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ लियू शेंग ने अपना हाथ बढ़ाया, ये सुनने के लिए उत्सुक।